हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं उसी को। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन कि अगर कोई भी हमारे पास कंपाउंड है तो उसमें कौन से एलिमेंट का कितना परसेंट है बाय मास, वो हम लोग निकालना सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कि अगर मास परसेंटेज हमें एलिमेंट्स का पता है तो उससे हम लोग उसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड ठीक है। तो मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड मतलब कि कोई अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, सपोज करते हैं कि हमारे पास H2O है, वाटर है, तो पूछा है कि वाटर में हाइड्रोजन का कितना मास परसेंटेज है या फिर ऑक्सीजन का कितना मास परसेंटेज है। तो उसको हम लोग निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखते हैं। अगर मान लो कि किसी का भी मास परसेंटेज हमें निकालना है, तो अगर हमें निकालना है सपोज मास परसेंट ऑफ एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का निकालना है उसके लिए हमें क्या करेंगे कि उस एलिमेंट का मास कितना है, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है और परसेंटेज में निकालना है तो इनटू क्या कर देंगे 100। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया कि अगर किसी भी एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, उस एलिमेंट का मास से टोटल मास ऑफ कंपाउंड को डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मास परसेंटेज मिल जाएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट। देखो हमारे पास कंपाउंड क्या दिया हुआ है, हमारे पास कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, ये कंपाउंड दिया हुआ है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट में हमारे पास कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। और तीनों का हमें क्या पूछा गया है, परसेंटेज, मतलब मास परसेंटेज पूछा गया है। तो देखो अगर हमें परसेंटेज, यहां पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका मास निकालेंगे, मास ऑफ कंपाउंड निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ कंपाउंड देखो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर अगर हम देखते हैं सीधा सॉल्यूशन इन कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर अगर हम देखें तो कैल्शियम हमारे पास कितना है, एक मॉलिक्यूल के अंदर ये अगर 40 ग्राम, अगर मान लो ये 1 मोल है, ठीक है, तो अगर हमारे पास 40 ग्राम कैल्शियम होगा तो कार्बन कितना ग्राम होगा, 12 ग्राम। एक ही मोल है ना, एक ही एटम है ना कार्बन का। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 3 है तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 3 दैट इज 48 ग्राम। मतलब हमारे पास कैल्शियम 40 ग्राम है, कार्बन 12 ग्राम है और ऑक्सीजन 48 ग्राम है। तो मतलब टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दो तो 48 प्लस 12 60 प्लस 40 100 ग्राम हो गया। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो निकाल लो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। अगर निकालोगे तो क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इक्वल्स टू मास ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। तो मास ऑफ कैल्शियम कितना है, मास ऑफ कैल्शियम कितना निकालेंगे इसके अंदर 40, तो हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100% दैट इज कितना हो जाएगा ये 40%। उसी तरीके से अगर हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना हो, तो क्या करेंगे, कार्बन का मास कितना है 12 डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास कितना है 100 इंटू 100 कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा 12%। और परसेंटेज ऑफ अगर ऑक्सीजन निकालना हो तो क्या करेंगे 48 अपॉन 100 इंटू 100 दैट इज 48%। तो इस तरीके से अगर कोई भी कंपाउंड हमारे पास रहेगा तो उस कंपाउंड में उस एलिमेंट जो एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है उसका कितना परसेंटेज है वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका है ये बिल्कुल,
कि जो भी कंपाउंड दिया रहेगा उसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसका मास निकाल लेंगे, इसका टोटल मास निकाल लेंगे और फिर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, मास परसेंट मिल जाएगा उस एलिमेंट में, उस एलिमेंट का उस कंपाउंड के अंदर। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज अनदर एग्जांपल, आपसे पूछा गया है कि फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो आपसे क्या पूछा गया है कि फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ग्लूकोज। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका मास निकालना पड़ेगा। बताओ इसका मास कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो सीधे सॉल्यूशन। बताओ मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन के कितने एटम है, 6 एटम, एक एटम का मास कितना होता है 12, तो 6 का कितना हो जाएगा 12 into 6 दैट इज 72, ठीक है। ग्राम में भी लिख सकते हैं, एमयू में भी लिख सकते हैं। एमयू कब लिखेंगे, जब एक मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे, और ग्राम कब लिखेंगे, जब एक मोल कंसीडर करेंगे। तो दोनों में सेम ही आएगा। तो सपोज हम एक मोल कंसीडर कर लेते हैं तो ग्राम लिख देते हैं। तो एक मोल अगर ग्लूकोज होगा, इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक मोल ग्लूकोज है तो उसमें 72 ग्राम केवल क्या होगा, कार्बन होगा। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, अगर एक मोल हमारे पास ग्लूकोज है तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 12, 1 into 12 दैट इज 12 ग्राम। और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा हमारे पास, एक का होता है कितना 16 into 6 दैट इज 96 ग्राम, ठीक है। तो 96 ग्राम इधर हो गया, ये 12 ग्राम हो गया और ये 72। अब बताओ कि अगर एक मोल में इतना कार्बन, इतना हाइड्रोजन है, इतना ऑक्सीजन है, तो एक मोल ग्लूकोज का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दो, कितना आएगा ऐड करने पे 180 ग्राम। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालना है। तो बताओ परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 180 into 100%। सोल्व कर लोगे, इसको सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये, इसको 6 से डिवाइड कर दो, फिर इसको 4 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 40%। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 12/180 into 100। सोल्व कर लो, इसको 6 से डिवाइड कर दो, 1/15, तो कितना हो जाएगा 6.6, ठीक है, 6 और 6 7 लिख देना, 6.67%। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना है 96/180 into 100, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 53.33%। कैसे कैलकुलेट कर दिया डायरेक्ट 53.33%। अब देखो ये जो कंपाउंड है इसके अंदर 3 ही एलिमेंट है ना, 2 का हम लोगों ने निकाल लिया था, कार्बन का निकाल लिया कितना 40% और हाइड्रोजन का निकाल लिया 6.67%। तो 3 ही एलिमेंट है, तो सब एलिमेंट का अगर मास परसेंट जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो ये दोनों जोड़ करके कितना आ रहा था 46.67, 100 से माइनस कर दिया, कितना आएगा 53.33। आप ये कैलकुलेट करके देख लेना, ये 53.33 ही आएगा, ठीक है। तो जितना भी एलिमेंट है किसी भी कंपाउंड के अंदर, जैसे मान लो किसी कंपाउंड के अंदर 10 एलिमेंट है, तो 10 एलिमेंट का अगर मास परसेंटेज सबको मिलाकर के ऐड करेंगे तो टोटल कितना होना चाहिए 100% आपको मिलना चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी 2 का निकाला, तीसरा का हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करके देखो तो भी इतना ही आएगा। हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया और 100 से माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू हमें मिल गई। समझ में आ गई बात। तो
तो इस तरीके से मास परसेंटेज जो है हम लोग किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का कितना मास है, कितना परसेंट मास है, वो हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। अब देखो जब हम लोग को मास परसेंटेज पता चल जाता है, अब ये चीजें जो होता है ना वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। हमारे पास अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा इस कंपाउंड के अंदर इतना परसेंट जो है वो कार्बन है, या इतना परसेंट हाइड्रोजन है, इतना परसेंट ऑक्सीजन है। तो ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग डिटरमाइन करते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई भी नया कंपाउंड अगर मिलता है, ठीक है, अब मान लो कि कोई नया कंपाउंड डिस्कवर हुआ, तो नया कंपाउंड डिस्कवर हुआ तो उसका तो फॉर्मूला एग्जैक्टली पता है नहीं। कोई भी अगर मान लो नया कंपाउंड मिला तो उसका फॉर्मूला तो हमें पता है नहीं, वो तो दिखता नहीं है ना। जैसे अगर पानी है तो पानी में तो नहीं दिख रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगा हुआ है। मीथेन है तो मीथेन में 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन लगा हुआ है, ऐसा तो दिख नहीं रहा है बिल्कुल। तो ये सब कैसे पता चलता है? ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता चलता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अगर मान लो कि कोई नया कंपाउंड डिस्कवर होता है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ये भी तरीका है निकालने का कि हम लोग एक्सपेरिमेंट से उसका मास परसेंटेज निकाल लेते हैं, कौन कौन सा एलिमेंट है। पहले एलिमेंट के बारे में उसके पता करेंगे कि उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है। जब एलिमेंट पता हो जाएगा कि हाँ ये एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका मास परसेंटेज निकालने का वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि उसके अंदर किस एलिमेंट का कितना मास परसेंटेज है। और जब मास परसेंटेज पता चल जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास तो हम लोग वेट करके निकाल ही सकते हैं, तो फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उससे पता चल जाता है। तो वही चीज आज हम लोग सीखेंगे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं मास परसेंटेज अगर दिया हुआ है तो हेडिंग लगाएंगे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है आपके लिए कुछ नया टर्म होगा, एम्पिरिकल जो है ये नया टर्म है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पहले से पता होगा, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी कंपाउंड का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि जैसे H2SO4 लिख दिया, मतलब कंपाउंड क्या हो गया, वो सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 क्या है? जस्ट एक सिंबल है ना। सल्फ्यूरिक एसिड तो नहीं लिखा हुआ है, वो H2SO4 लिखा हुआ है, लेकिन इंडिकेट किसको कर रहा है? वो सल्फ्यूरिक एसिड को कर रहा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इससे हमें पता क्या क्या चल रहा है? तो इससे हमें यह पता चलता है, जैसे मान लो कि लिखा हुआ है H2SO4, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। मतलब क्या पता चल रहा है कि उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट्स है, ये हमें पता चलता है। और साथ ही ये भी पता चल रहा है कि H2 मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम है। अगर एक मॉलिक्यूल हम H2SO4 लेते तो हाइड्रोजन के कितने एटम मिलेंगे? 2 एटम। SO4 सल्फर के 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम। तो हम लोग कैसे बोल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि इट इज symbolic representation of a compound it is a symbolic representation of a compound, ठीक है ना। और सिंपल इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड, जिससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है लिख लेते हैं। which gives following information, क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है? पहला इंफॉर्मेशन, अब देखो जैसे मान लो कि लिखा हुआ है H2SO4, तो इससे हमें क्या मिल रहा है? एक तो हमें मिल रहा है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया कि भाई किस कंपाउंड का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा हमें ये पता चलता है कि इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो ये इंफॉर्मेशन क्या देते हैं? which gives following information। पहला gives information about elements present in
कंपाउंड, कि जो कंपाउंड जो बना है, जो कंपाउंड जो बना हुआ है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, कौन कौन से एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कौन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या मिलता है, साथ में हमें यह भी इंफॉर्मेशन मिलता है कि अगर एक मॉलिक्यूल हमारा कंपाउंड होगा तो उसमें कितना कितना एटम जो होगा डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के प्रेजेंट होंगे। तो दूसरा इंफॉर्मेशन क्या मिलता है, ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, gives information about number of atoms of different elements present in one molecule of compound, कि अगर कंपाउंड अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का। तो ये दो चीजें हमें इंफॉर्म मिलता है। और तीसरा क्या, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आ गई बात। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और साथ ही साथ ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से कितने नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कितने एटम्स डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, जैसे H2SO4, तो H2SO4 जैसे ही लिखा हुआ है तो यहां से पता चल रहा है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। ठीक है, H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे, ये इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, तीन डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रही बात। ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन तीन अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। साथ ही और क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, साथ ही इंफॉर्मेशन ये मिल रहा है कि अगर एक मॉलिक्यूल हम H2SO4 ले तो उसके अंदर 2 एटम हाइड्रोजन का दिखेगा, 1 एटम सल्फर का दिखेगा और 4 एटम ऑक्सीजन का दिखेगा। समझ में आ गई बात। तो ये है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में। एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो एलिमेंट्स, जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसको अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिख दे, ठीक है, तो वो जो फॉर्मूला बन जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग लिखते ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन नंबर ऑफ atoms of different elements present in a compound is expressed in their simplest whole number ratio, simplest whole number ratio, ठीक है। When number of atoms of different elements present in a compound is expressed in their simplest whole number ratio, अगर simplest whole number ratio में उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं तो जो फॉर्मूला हमें मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। देन that is
called as empirical formula. empirical formula, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास है बेंजीन, ठीक है ना, बेंजीन। तो बेंजीन का बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारे पास C6H6, ठीक है। अब देखो C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या इंफॉर्मेशन देता है कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? 6, और हाइड्रोजन के भी कितने एटम्स प्रेजेंट है? 6। तो ये है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने क्या लिखा कि व्हेन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इज एक्सप्रेस्ड इन देयर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, अब देखो यहाँ पे 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन भी है, दोनों 6-6 है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कितना होगा? 1:1। तो जब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 1:1 होगा, तो अगर बेंजीन का अगर हम बात करें कि इसका अगर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है, अगर बेंजीन का हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है तो बताओ क्या हो जाएगा? कार्बन और हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स है उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में रिप्रेजेंट कर दो, तो कितना हो जाएगा? 1:1, दैट इज CH केवल लिख देंगे। तो CH जैसे ही लिख दिए तो ये क्या हो गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला, और ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आ गई बात? अब देखो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जब भी CH लिखा रहे एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसका मतलब क्या होगा? वो बेंजीन होगा। उल्टा इंटरप्रेट कभी नहीं करना है, ठीक है ना। बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH होगा, ये बात सही है, लेकिन अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है तो वो बेंजीन ही होगा, ऐसा बोलना गलत होगा। मतलब कि एक से ज्यादा कंपाउंड, मतलब कि बेंजीन है या ऐसा और भी बहुत सारा कंपाउंड हो सकता है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो जाए। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो C2H2 एसिटिलीन जो जिसको बोलते हैं, C2H2 उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH ही होगा, लेकिन वो बेंजीन नहीं है। तो 2 और मोर कंपाउंड्स में हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा आइसोमर्स के बारे में, पढ़ा है क्लास 10th में, कार्बन एंड कंपाउंड के अंदर आइसोमर्स के बारे में। तो आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमर्स मतलब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। मतलब कंपाउंड वो अलग अलग होंगे लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है 2 या 2 से अधिक अलग अलग कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल्स दे रहे हैं आपको, कंपाउंड लिख रहे हैं, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों आपको लिखना है। सपोज एक नोट का पहले पॉइंट लिख लेते हैं, वो जो बता रहे थे आपको, लिख लेंगे 2 और मोर कंपाउंड्स, 2 और मोर कंपाउंड्स may have same empirical formula, same empirical formula। जैसे एग्जांपल देखो, एक लिख रहे हैं आपको ग्लूकोज का बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, शॉर्ट में MF लिख रहे हैं, MF मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? EF लिख रहा है शॉर्ट में, एम्पिरिकल फॉर्मूला को क्या लिख रहा है? EF, ठीक है। अब बताओ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताओ। 6:12:6 को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करो, कितना रेशियो आएगा? 1:2:1। तो क्या हो जाएगा? CH2O। तो ये क्या कहलाएगा? ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, किसका? ग्लूकोज का। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, एसिटिक एसिड। बताओ एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? पता है सबको? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3COOH, यही है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बताओ एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब कार्बन का कितना एटम है? 2, हाइड्रोजन का कितना एटम है? 4, और ऑक्सीजन का कितना एटम है? 2। तो बताओ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बताओ।
कार्बन का 2 था, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कितना हो जाएगा 1:2:1, तो CH2O। आगे बात समझ में देख रहे हो। एसिटिक एसिड का भी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O। ग्लूकोज का भी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O। मतलब अगर CH2O कहीं पे एम्पिरिकल फॉर्मूला दिख रहा है तो ये नहीं बोल सकते कि वो ग्लूकोज ही होगा, या ये नहीं बोल सकते हैं कि वो एसिटिक एसिड ही होगा, वो और भी हो सकता है, कोई तीसरा कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला देख करके हम लोग कंपाउंड कौन सा होगा इसके बारे में डायरेक्ट नहीं बता सकते। क्लियर। तो ये चीज था कि टू और मोर कंपाउंड्स में हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला जस्ट लाइक मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि दो या दो से अधिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, उसी तरीके से एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन मतलब मास परसेंटेज अगर हमें पता है एलिमेंट्स का, तो वहां से हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं, और एक बार जब एम्पिरिकल फार्मूला निकल जाएगा तो वहां से हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो यहीं पे देख लेते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, अभी निकाले थे 180 ग्राम। ये एम्पिरिकल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला का वेट कितना हो जाएगा, इसका मास निकाल लो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और इसका 16, 16 + 2 18 + 12 कितना 30, ये 30 हो गया और इसका मास कितना है 180। दोनों को डिवाइड कर दो, 180 डिवाइडेड बाय 30 मतलब मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n, और ये जो n मिलेगा इसको उतना से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो जैसे यहां पे लिख दे रहे हैं कि अगर एम्पिरिकल फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला पता है और मॉलिक्यूलर मास पता है, वहां से हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं। देखो तो हम लोग लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पे n क्या है उसके बारे में देख लेते हैं, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, वेयर n क्या है, n इज molecular mass डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। n का वैल्यू क्या है, molecular mass डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। ठीक है ना, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का फार्मूला हो गया। n क्या है, n यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि एक कंपाउंड having molecular mass 180। ठीक है, अब यूनिट कुछ नहीं लिखे हैं, मतलब कौन सा मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है, रिलेटिव। समझ में आ रहा है, रिलेटिव का कोई यूनिट नहीं होता है। तो एक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 180, its empirical formula is CH2O। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, तो क्या एम्पिरिकल मास निकाल सकते हो, सीधा सॉल्यूशन एम्पिरिकल मास। बताओ एम्पिरिकल मास क्या हो जाएगा, जो एम्पिरिकल फार्मूला का मास है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्पिरिकल मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला ये है, इसका मास बताओ कितना हो जाएगा, 12 + 2 14 + 16 कितना हो जाएगा 30। बताओ n का वैल्यू निकाल सकते हो क्या, n का वैल्यू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। क्या मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, बिल्कुल, कितना दिया हुआ है 180, डिवाइड कर देंगे किससे, एम्पिरिकल मास से, कितना 30। बताओ कितना आ गया 6, तो n का वैल्यू 6 आ गया। अब देखो अब हमें निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहां से बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा,
एन का वैल्यू आ गया 6 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो C 6 हो जाएगा, H 12 हो जाएगा और O 6 हो जाएगा, मतलब यही हमारा क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से अगर हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, तो हम लोग वहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। अगर हमें परसेंटेज मास परसेंटेज दिया हुआ है एलिमेंट्स का, तो वहां से हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं। हेडिंग लगाएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे जब हमें मास परसेंटेज दिया हुआ रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एक एग्जांपल ले लिया हम लोग कि एक कंपाउंड contains 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन एंड 53.33% ऑक्सीजन बाय मास। आपसे पूछा गया है फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ये क्वेश्चन है मान लो, ठीक है। अब देखो इसके लिए हमें करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करो, एक कॉलम बना लो, एक टेबल बना लो। टेबल में सबसे पहला कॉलम में नाम लिख लो एलिमेंट्स की, कौन कौन सा एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है उसका नाम लिख लो, ठीक है। दूसरा में जो मास परसेंटेज दिया हुआ है उसको रिस्पेक्टिव कॉलम में लिख दो। नेक्स्ट जो है आप लिखोगे यहाँ पे एटॉमिक मास। ध्यान देना एटॉमिक मास लिखना है, नॉट द मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास लिखना है। फिर हम निकालेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मास परसेंटेज दिया हुआ है ना उसको आप एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, तो वहां से आपको क्या निकल जाएगा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। जो एटम्स आ रहा है उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। और लास्ट में हम लोग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है। अब देखो इसको करते कैसे हैं। हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट पर दिया हुआ है, देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स हमने लिख दिया, कार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया और ऑक्सीजन लिख दिया। ये तीन एलिमेंट प्रेजेंट था, तीनों एलिमेंट को हमने लिख दिया। अब देखो परसेंटेज, मास परसेंटेज जो है वो दिया हुआ है। कार्बन का कितना परसेंट है 40, हाइड्रोजन का कितना है 6.67 और ऑक्सीजन का कितना है 53.33 लिख दिया। अब तीसरा कॉलम में एटॉमिक मास लिखना है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1। एटॉमिक मास लिखना है, मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखना है, एटॉमिक मास 1 होगा। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। तो ये हमने एटॉमिक मास लिख दिया। अब हमें निकालना है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो मास परसेंट दिया हुआ है ना उसको एटॉमिक मास से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो एटॉमिक मास परसेंट दिया हुआ है 40, एटॉमिक मास है 12, डिवाइड कर दो कितना आएगा ये 36, 3.33। इसको डिवाइड कर दो 6.67 को 1 से डिवाइड करो कितना आएगा 6.67 और ये 53.33
53.33 को डिवाइड करो 16 से, कितना आएगा 3.33 ये भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कि रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कितना, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आ गया। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करना होता है, ये जो 3 वैल्यू आया, या हो सकता है इसमें 4 एलिमेंट हो, 5 एलिमेंट हो, जितने भी एलिमेंट हो, इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा ना, उससे क्या करो, सबको डिवाइड कर दो। तो सबसे छोटा कौन सा है, 3.33 है, तो सबको 3.33 से डिवाइड कर दो। तो 3.33 से इसको भी डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 1। इसको भी डिवाइड करो, 6.67 को 3.33 से डिवाइड करो, कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा ना। और ये जो आएगा वो कितना आएगा 3.33 है, इसको भी 3.33 से डिवाइड करो, ये भी कितना आएगा 1। तो ये आ गया सिंपलेस्ट रेशियो। देखो ये ऑलरेडी होल नंबर में आ चुका है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जैसे यहाँ पे 1 to 1 आ गया, अगर 1 to 1 नहीं आता, मान लो ऐसा जाता कि 1 या जाता 2.5 और या जाता मान लो 3.5, ऐसा आ जाता, ऐसा भी आ सकता है। तो उस केस में क्या करते, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते। 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, सब होल नंबर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा होल नंबर में आ चुका है, तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कितना हो गया 1:2:1। मतलब कार्बन का अगर 1 एटम होगा तो हाइड्रोजन का 2 एटम होगा और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। तो बताओ इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, C 1 एटम है, हाइड्रोजन 2 एटम है और ऑक्सीजन। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से अगर हमें मास परसेंटेज दिया हुआ है तो हम क्या निकाल सकते हैं, कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर मॉलिक्यूलर मास दे देता तो फिर क्या कर लेते हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं n से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जैसा पिछले वाला एग्जांपल में किया था। तो देखो सिंपल स्टेप्स है। पहला स्टेप में क्या करना है, जो भी एलिमेंट्स है उसको लिख लेना है। मास परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये लिख लेना है। एटॉमिक मास आपको पता है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास कितना होता है वो लिख लेना है। फिर क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर देना है, इसको इससे डिवाइड कर देना है, इसको इससे डिवाइड कर देना है, तो आपको रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा, जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा उसी से सबको डिवाइड कर देना है। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है 3.33, तो सबको 3.33 से डिवाइड कर दिए, तो ये आ गया 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 1। ये हमारा क्या हो गया, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो गया। और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल गया तो हम लोग यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला लिख दिए। तो इस तरीके से अगर हमारे पास मास परसेंटेज पता है एलिमेंट्स का किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और साथ में अगर मॉलिक्यूलर मास दे दे तो फिर क्या कर लेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले की क्लास में हम लोग स्टाइकोमेट्री और केमिकल इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये भी देखेंगे कि अगर कितना रिएक्टेंट हम लेंगे तो कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, कैसे उसका कैलकुलेशन होता है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।